मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीए पार्ट सेकंड में जो 2 प्रश्न पत्र राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हैं, उनमें प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रथम प्रश्न पत्र का नाम मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, जिसका अध्ययन काल 1000 से 1761 ईस्वी तक है। मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास का हम किस तिथि क्रम के हिसाब से अंत मानते हुए मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ मानते हैं, और उसी के अंतर्गत मैंने यह स्पष्ट किया था कि 1000 ईस्वी के लगभग भारत में तुर्क आक्रमण प्रारंभ हुए थे और मुख्य रूप से 2 तुर्की आक्रमणकारी भारत में प्रमुख आक्रांताओं के रूप में जिन्होंने आक्रमण किया था आए थे, और उनके बारे में मैंने संक्षेप में आपको जानकारी प्रदान की थी। पहला था महमूद गजनवी और दूसरा था मोहम्मद गौरी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए और अंततः तराइन के मैदान में 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए, और उनमें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध का हमने अध्ययन किया, और अंततः हमने इस बात को जान लिया था कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो 1192 में हुआ था और जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे, पृथ्वीराज चौहान की उसमें पराजय हुई थी, उसके बाद से भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में मुस्लिम लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया था कि किस प्रकार से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई और अंततः 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का सुल्तान घोषित हुआ, और इस प्रकार 1206 में विधिवत रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत का इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभिक काल था, और 1526 तक का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का समय माना जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक माना जाता है, और 1206 के बारे में तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक, जिसका दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ, दिल्ली का शासक बना, और इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। और 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। और 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो अंततः 1761 तक मानी जाती है। यद्यपि 1761 ही कोई निर्णायक काल नहीं था मुग़ल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य नाम मात्र के लिए तो बहुत लंबे समय तक आगे तक भी चलता रहा। और हम देखते हैं कि 1857 में जब
1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बहादुर शाह जफर ने उस क्रांति का नेतृत्व किया था और वह मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को लाल किले में फांसी की सज़ा दे दी थी और उसके पुत्रों का भी वध कर दिया गया था। इस प्रकार निर्णायक रूप से मुग़ल साम्राज्य का अंत तो 1857 में हुआ था, लेकिन हम 1761 इसका काल इसलिए निर्धारित करते हैं कि 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह तय हो गया था कि अब भारत में अंग्रेज साम्राज्य स्थापित करेंगे और मुग़ल साम्राज्य जो है केवल नाम मात्र का साम्राज्य बच गया था। मुग़ल साम्राज्य की वास्तविक सत्ता समाप्त हो गई थी, इसलिए उसको मुग़ल साम्राज्य का काल हम 1526 से और 1761 तक का ही मानते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो 1000 से 1761 ईस्वी तक का है अध्ययन काल जिसका, उसको हम दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। प्रथम भाग है दिल्ली सल्तनत और द्वितीय भाग है मुग़ल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का जैसा मैंने आपको बताया था कि विधिवत रूप से उसकी स्थापना 1206 में हुई थी, यद्यपि मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी के समय से ही 1000 ईस्वी के आसपास से ही प्रारंभ हो गए थे, इसलिए मध्यकालीन भारत का जो हम समय निर्धारित करते हैं वो 1000 से निर्धारित करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मुग़ल भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से मानी जाती है, जिसने 1206 में यहाँ पर सुल्तान के रूप में अपना राज्याभिषेक किया था। तो इस प्रकार 1206 से 1526 तक का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम भाग है और 1526 से 1761 ईस्वी तक का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का द्वितीय भाग है। और इस प्रकार हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। अब हम जहाँ तक सिलेबस की बात है, मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताना चाहता हूँ, लेकिन विस्तृत रूप से आप सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजऋषि मत्स्य भर्तृहरि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस को आप उनकी साइट पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूनिट वाइज जो 3 यूनिट हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक समायोजित किए गए हैं और उसी के हिसाब से अपने को अपना अध्ययन करना है। जहाँ तक पुस्तकों का सवाल है, BL गुप्ता और पेमाराम की पुस्तक सरल भाषा में है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक अच्छी पुस्तक मानी जाती है। हरिशंकर शर्मा की पुस्तक भी अध्ययन की दृष्टि से अच्छी पुस्तकों के रूप में मानी जाती है और अनेकानेक पुस्तकें हैं। विशिष्ट टॉपिक्स पर अलग अलग राइटर्स की पुस्तकें भी उपयोगी हैं, जिनके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है, आप उस साइट पर उस सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें। मैंने आपको ये भी बताया है कि 3 यूनिट में अपना सिलेबस विभाजित है। परीक्षा पद्धति के रूप में तीनों यूनिट से जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो हर यूनिट से 2-2 प्रश्न उसमें प्रश्न पत्र में रहते हैं, जिसमें से प्रत्येक यूनिट से अपने को एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। और 40 नंबर का पार्ट ए होता है, जिसमें 4-4 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं जो अपने को करने होते हैं। तो इस प्रकार 40 नंबर का पार्ट ए और 60 नंबर का पार्ट बी होता है और इस प्रकार से 100 नंबर का अपना पेपर निर्धारित होता है। इसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र भी अपना 100 अंक का निर्धारित होता है। तो आज हमने इस विषय में इतनी चर्चा की है और इसमें हमने ये देखा है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास का सिलेबस, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए पुस्तकें और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। ये संक्षिप्त रूप से मैंने आपको आज बातें बताई हैं। अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करने के लिए पहले हमें स्रोतों के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। अतः मैं अगले लेक्चर में आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में
प्रथम भाग के रूप में दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है उसके प्रमुख स्रोतों के रूप में आपसे चर्चा करूँगा। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।